हमारी बातों को नहीं मानी। फिर रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को पाकिस्तान को रशिया के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि अभी तो हमारा लाहौर दिलवा दो, हमारा तो लाहौर चला गया, और अगर लाहौर हमको नहीं मिला तो थोड़े दिन में कराची भी चला जाएगा, इस्लामाबाद भी चला जाएगा, सभी चला जाएगा। तो रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप पहले एक एग्रीमेंट करो कि सेकेंड टाइम आप अटैक नहीं करोगे, तभी तो मैं ये कर सकता हूं। तो पाकिस्तान के तो सभी पॉलिटिशियन बहुत झूठे और मक्कार किस्म के हैं, तुरंत उसने हाँ बोल दिया, हाँ हम एग्रीमेंट करेंगे। झूठ बोलने में नंबर 1, फ्रॉड करने में नंबर 1, बेईमानी करने में नंबर 1 पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का उस समय जो प्रेसिडेंट था उसने रशियन प्रेसिडेंट को बोल दिया कि हम तो एग्रीमेंट कर लेंगे, आपको हमारा लाहौर दिलवा। रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को कहा कि पाकिस्तान ऐसा एक एग्रीमेंट करना चाहता है और वो कभी भी भारत को अटैक नहीं करेगा, आप उनका लाहौर दे दो। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इसने 1949 में ऐसा कहा था। 1949 में पाकिस्तानी आर्मी ने भारत सरकार को एग्रीमेंट किया था कि हम कभी भी कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे, और 65 में अटैक किया। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि ये एग्रीमेंट करें। तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं उसकी गारंटी देता हूं, मैं गारंटर बन सकता हूं। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, अगर आप गारंटी देते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट एक शहर, एक सिटी है रूस में, उसका नाम है ताशकंद, वहां पर हुआ और 10 जनवरी 1966 को हुआ। जब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो उसमें शास्त्री जी ने पाकिस्तान को लाहौर वापस कर दिया और उसके बदले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शास्त्री जी को ये कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत को अटैक नहीं करेंगे, कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे और कभी भी हम कश्मीर का डिमांड भी नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं बाद में तो एक धोखा हो गया। जैसे ही शास्त्री जी ने एग्रीमेंट साइन किया 10 जनवरी 1966, उसके तो थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनको मर्डर कर दिया गया। और वो मर्डर किस तरह से किया गया, उनको पॉइजन दे दिया गया। शास्त्री जी यहां से तो गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी डेड बॉडी को वहां से वापस आई। उनका जो पर्सनल फिजिशियन था, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जो पर्सनल डॉक्टर था, उसने तो डिक्लेयर किया कि इनको तो पॉइजन दिया गया, क्योंकि उनका पूरा तो बॉडी जो था एकदम ब्लैकिश हो गया और बॉडी के नेल्स भी ब्लैक हो गए। अभी नेल्स ब्लैक तभी होते हैं जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन को दिया जाएगा। और शास्त्री जी के डॉक्टर का ये आरोप था पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, ये जहर को पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने दिया और उसमें पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा एजेंसी जो ISI नाम का है उसका इन्वॉल्वमेंट था। अभी आप कहेंगे कि क्यों उन्होंने जहर दिया? इसलिए दिया कि जब भी एग्रीमेंट हुआ तो शास्त्री जी ने उसको तो ये कहा था पाकिस्तान को कि हम तो आपको लाहौर देंगे, लेकिन आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें वापस दें, तभी आपको लाहौर। तो पाकिस्तान ने पहले तो हाँ बोला कि हम आपको दे देंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो एग्रीमेंट तो कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद शास्त्री जी को मर्डर कर दिया, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात सिर्फ शास्त्री जी जानते हैं, बाकी किसी को मालूम नहीं था। तो इस तरह का बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ और पाकिस्तान ने रोक दिया। फिर उसके बाद जब शास्त्री जी की
डेथ हुई तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी के पूर्व 2 महीने के लिए गुलजारीलाल नंदा भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी हो गई। जब भी मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई तभी पाकिस्तान ने फिर से वो कोशिश किया और 65 में पाकिस्तान ने जो वायदा किया था शास्त्री जी से उसको तो तोड़ दिया, जो एग्रीमेंट किया था उसको भी तोड़ दिया और अगेन 1971 में पाकिस्तान ने फिर अटैक किया। 71 में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है राजस्थान में जोधपुर उसको तो अटैक किया। आर्मी ने 3 दिसंबर 71 को अटैक किया तो इंडियन आर्मी ने भी फिर उसका जवाब दिया। उसी समय हमारे आर्मी के जो चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे और उनके तो जो राइट हैंड मैन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा थे। हमारी आर्मी में ऐसा कहा जाता है कि जनरल करियप्पा से ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने वाला अभी तक कोई ऑफिसर नहीं हुआ इंडियन आर्मी। उनका जो स्ट्रेटेजी होता था वॉर स्ट्रेटेजी वो एकदम परफेक्ट होता और वो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ काम करते। जब भी पाकिस्तानी आर्मी का अटैक हुआ 3 दिसंबर को मिसेस गांधी ने जनरल करियप्पा को भेंट किया और पूछा कि क्या करना चाहिए। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आप मुझे 15 डेज का तो पीरियड दे और 15 डेज आप आर्मी को पूछना नहीं कि क्या कर रहे हैं। विदिन 15 डेज हम आपको बताते हैं कि देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। तो मिसेस गांधी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि विदिन 15 डेज कुछ हो सकता है, क्योंकि यदि 65 का वॉर हुआ 3 मंथ तक हुआ, 47 का वॉर हुआ तो वो 1 ईयर तक तो चला। तो मिसेस गांधी को लगा कि जनरल करियप्पा तो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो कॉन्फिडेंस है कि 15 डेज में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 15 डेज से 16 डेज में नहीं करने वाले, हो सकता है 14 डेज में नहीं हो जाए, 13 डेज में हो जाए, लेकिन 15 से ऊपर तो नहीं होने वाला। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं क्या करूंगा आप मुझे क्वेश्चन नहीं करें। मिसेस गांधी ने जनरल करियप्पा को फ्री हैंड दिया और कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फेस करना, मैं तो वॉर करने वाला। जनरल करियप्पा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को बुलाया। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा, एक सरदार जी। उनको जब भी उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैं आपको तो 13 डेज पीरियड दे सकता हूं। मिसेस गांधी ने मुझे 15 डेज दिया, मैं उनमें से 2 डेज और कट कर रहा हूं। आपको तो 13 डेज पीरियड में देता हूं, पाकिस्तान को तो मार दो, पीट दो, खत्म करो। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने तो काम शुरू किया। 4 दिसंबर 1971 से इंडियन आर्मी ने अटैक शुरू किया पाकिस्तान पर और आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी। आप जरा कैलकुलेट करिए, 4 दिसंबर को अटैक शुरू किया इंडियन आर्मी ने और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो वो तो 15 डेज से भी कम हुआ। विदिन 12 डेज इंडियन आर्मी ने तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, वो पूरा का पूरा टेक ओवर है। जब ईस्टर्न पाकिस्तान को हमारे कंट्रोल में आया और एक दूसरा बहुत बड़ा काम और हुआ, वो बहुत हिस्टोरिकल वॉर था इंडियन आर्मी के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के 94,000 सोल्जर्स को जनरल करियप्पा ने तो बंदी बना दिया, हाथ बांध कर गए थे, दिल्ली में लाकर उनका
उस समय क्या हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ था, उसने तो एक दिन बोस्टिंग किया, पाकिस्तान को बोस्टिंग कर रही तो बहुत आदत है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अभी आप देखते हैं परवेज मुशर्रफ बोस्टिंग करता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसे तो बोस्टिंग करना उनका पुराना तो उनका नेचर है पाकिस्तान में। 5 पैसे का काम करना और 1 रुपए का बोलना, ऐसा उनका तो होता है। तो एक दिन बोस्टिंग किया एक पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने, और उसने कहा कि हम तो विद इन 2 वीक दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। एक दिन उसने ऐसा बोला। अभी इसका तो अर्थ क्या होता है वो आप समझिए। जब भी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने यह कहा कि विद इन 2 वीक हम दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे, इसका अर्थ यह है कि विद इन 2 वीक हम पूरे इंडिया को जीत देंगे और दिल्ली हमारा होगा, तो हम दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। जब भी उसका ये स्टेटमेंट हुआ तो एक न्यूज पेपर भारत में पब्लिश होता है जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें तो प्रेस स्टेटमेंट आया पाकिस्तानी आर्मी चीफ का। जनरल करियप्पा ने उसका कटिंग करके अपने फाइल में रख दिया। जनरल करियप्पा ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को कहा कि देखो ये आर्मी चीफ ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहता है, इसकी आप व्यवस्था कर दे। और इसको पता है कि दिल्ली में ब्रेकफास्ट कैसे होगा। तो जब भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पराजित कर दिया तो 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा ने उस पाकिस्तानी आर्मी चीफ को तो हैंडकफ करके हथकड़ी लगाकर ऐसे बांधते को करियप्पा के सामने पेश कर दिया कि देखिए इसको मैं ब्रेकफास्ट के लिए लाया। अब करियप्पा ने आर्मी चीफ को पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहते थे ना, अभी हम तुमको दिल्ली ले चले और तुमको तिहाड़ जेल में ब्रेकफास्ट करें। अभी उसको जब वो दिल्ली लेके आए 16 दिसंबर के नेक्स्ट 17 दिसंबर को, तो उसका तो हाथ तो ऐसे बंद था। जनरल करियप्पा ने उसके सामने प्लेट रख दिया, उसमें कुछ ब्रेड था, बटर था और कहा कि करो ब्रेकफास्ट। तो आर्मी चीफ ने कहा तो मेरे तो हाथ बंद है, तो ऐसे करो जैसे पशु करते हैं वैसे करो। तो कहने का अर्थ यह था कि उस पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट करना था कि तुम कितना बोस्टिंग करते, तुम्हें ताकत तो कुछ भी नहीं और बोस्टिंग ऐसे करते हो कि हम दिल्ली जीत लेंगे, हम पूरे भारत को अपने जेब में रख लेंगे। भारत तो कोई ऐसा छोटा देश है जिसको तुम कभी भी जीत लोगे। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जो मॉरल था वो तो पूरी तरह से टूट गया। पाकिस्तानी आर्मी जो टोटल उस समय की 2 लाख सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी, उसमें से 94,000 सोल्जर्स तो इंडियन कंट्रोल में आ गए और 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स तो युद्ध के मैदान में मर गए। तो पाकिस्तानी आर्मी का 50% तो पोर्शन तो साफ हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का उस समय प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, वैसे भुट्टो, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। जब भी पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान इंडियन कंट्रोल में आया, तो मिसेस गांधी ने जनरल करियप्पा को पूछा कि क्या करना है कि ईस्टर्न पाकिस्तान का। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आप तो इसका डिसीजन करिए, इसमें तो मैं कोई आपसे बात नहीं करता। आप चाहें तो इसको भारत में मर्ज कर लीजिए और बंगाल में इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली बंगाल का ही पोर्शन है ईस्टर्न पाकिस्तान, या आप चाहें कैसा करें। तभी उस समय क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान में एक मुस्लिम लीडर था, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उसने मिसेस गांधी को अपील किया कि आपको हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनानी। तो मिसेस गांधी को दया आ गई, उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। तो इस तरीके से वो ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, आज वो बांग्लादेश। अभी थोड़े दिन में वो आंखें भी दिखाता है।
ये बांग्लादेश हमने पैदा किया। और अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले आपको तो मालूम होगा, हमारे आर्मी के कुछ जवानों को बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने धोखे से मार दिया और उनका जो डेड बॉडी था वो डंडे पर लटकाकर तो इंडियन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर तो लाके छोड़ा। वो शायद 3 आप सभी ने देखा होगा, लास्ट ईयर ऐसा हुआ। तभी मुझे याद आया कि मिसेस गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसको बांग्लादेश बना दिया। अच्छा होता कि उसको बंगाल में मर्ज कर देते और ग्रेटर बंगाल हो जाता, कम से कम हमारा एक दुश्मन तो नहीं होता। लेकिन अब वो बांग्लादेश छोटा सा बच्चा भी हमसे दुश्मनी करने की कोशिश, ऐसी परिस्थिति। दूसरा फिर क्या हुआ कि जब बांग्लादेश तो हो गया, पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन तो कट हो गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने रोना शुरू किया और वो अमेरिका के पास है। अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसका नाम था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के पास ये गया भुट्टो और रोने लगा कि हमारे 94,000 सोल्जर्स तो भारत के कंट्रोल में है, आप उनको तो वापस दिलवा दो। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि जब भी इसकी पिटाई होती है तो अमेरिका के पास चला जाता है। कभी भी पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम में आता है तो अमेरिका के पास तो चला जाता है। तो जब भी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया 1971 में, तो रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को ये कहा, आप डायरेक्ट बात करें। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को लगा कि आप क्यों नहीं बात करेंगे, उसने कहा कि मैं बात नहीं करता क्योंकि गलती आपकी थी, मैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो भुट्टो ने मिसेस गांधी को अप्रोच किया और मिसेस गांधी को कहा कि अभी मैं माफी मांगता हूं आपसे, गलती मुझसे हुई, अटैक मैंने किया था और मुझे टेम्पटेशन था लालच था कि मैं कश्मीर को ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो मेरी ब्लंडर थी, मिस्टेक थी, अब मैं एडमिट कर रहा हूं। आपको हमारे 94,000 सोल्जर्स को तो दे दो। श्रीमती गांधी ने कहा कि वो एग्रीमेंट के करने के पूर्व तो नहीं हो सकता, आप एग्रीमेंट करो। तो भुट्टो तो आ गया, तैयार हो गया कि हाँ ठीक है हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो मिसेस गांधी ने कहा कि एग्रीमेंट जो होगा तो वो तो भारत में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, क्योंकि मिसेस गांधी को मालूम था कि शास्त्री जी जब ये एग्रीमेंट के लिए बाहर गए तो उनके साथ तो धोखा हो गया। तो मिसेस गांधी ने भुट्टो को भारत में बुलाया। शिमला नाम का एक सिटी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, वहां पर भुट्टो के साथ कुछ बातचीत हुआ और भुट्टो ने मिसेस गांधी को रोते हुए ये कहा, लिटरली रोते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोग मार डालेंगे अगर आपने सोल्जर्स को वापस नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग मुझसे नाराज और पाकिस्तानी आर्मी में बराबर हो गए, मेरे जो रिवोल्ट हो गए। और उसने मिसेस गांधी को ये कहा कि आप चाहो तो मुझे यहीं पर मार दो, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता जब तक मेरे सोल्जर्स मुझे नहीं मिलते। तो मिसेस गांधी ने कहा कि अभी अटैक क्यों किया था आपने, सोचने का वो गलती हो, मैं मानता हूं, माफ कर दी। मिसेस गांधी ने अपने भुट्टो को माफ किया। भुट्टो ने मिसेस गांधी से एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का नाम है शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट में भुट्टो ने मिसेस गांधी को ये कहा कि हम कभी भी भारत राष्ट्र पर हमला नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जैसे 65 में कहा, फिर 72 में कहा, उसके पहले 1949 में कहा, तो पाकिस्तान हमेशा यही कहता भारत पर हमला नहीं करेगा, हर बार तो ऐसी एग्रीमेंट है। तो मिसेस गांधी के साथ जब ये एग्रीमेंट हो गया तो भुट्टो को उन्होंने मांग करते हुए, उसको क्षमादान करते हुए उसको एक्चुअली जीवन दान किया और 94,000 सोल्जर्स को वापस दे दिया। और भुट्टो जब ही वापस गया, कराची लौटा, तो उसके विरुद्ध तो आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हो गई और आर्मी ऑफिसर्स ने भुट्टो को तो गद्दी से उतार दिया, रिवोल्ट हो गया, गवर्नमेंट उसकी टॉपर हो गई, उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया।
फिर उसके अगेंस्ट को कुछ केस हुआ और वो एक केस था बड़ा फेमस। भुट्टो का काफी पैसा तो भ्रष्टाचार में उसने बनाया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था लंचिकारा की भुट्टो, और भ्रष्टाचार में उसने जितना भी पैसा बनाया वो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर पाकिस्तान का कोई नेता, कोई भी लीडर भ्रष्टाचार में पैसा बनाता है और उसका कंक्लूसिव एविडेंस अगर मिलता है तो उसको फांसी हो जाए, ये उनका काम है। तो भुट्टो के अगेंस्ट एविडेंस जब भी मिल गए तो पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने तो भुट्टो को फांसी दे दिया और भुट्टो को मर्डर कर। उसके बाद आर्मी चीफ जो था वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो गया और इस तरीके से तो खेल चलता रहा। 1987 में भुट्टो की जो बेटी है बेनजीर भुट्टो, वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो गए और उसने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वही गलती किया जो उसके बाप ने गलती किया। 87 में उसने कश्मीर को अटैक किया। तभी भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, उन्होंने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया और पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। फिर उसके बाद 1999 में नवाज शरीफ जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसने फिर से कारगिल में अटैक करके कश्मीर को लेने का प्रयास किया, लेकिन 99 कारगिल वॉर में भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। हर बार तो पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट जब आता है तो वो कश्मीर को लेने की जरूर कोशिश करता है, जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आता है। और हर बार उसको ऐसा लगता है कि हम कश्मीर को टेक ओवर कर लेंगे, भारत से ले लेंगे, और इसके लिए तो वो अटैक करते हैं। लेकिन 5 टाइम्स अटैक करने के बाद भी कश्मीर हमारा है और आगे भी रहेगा, वो जाने वाला नहीं। पाकिस्तान कभी कश्मीर हमसे नहीं ले सकता और कश्मीर भी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वहां के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, तो अभी क्या करना। तो वहां एक प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने फिर एक नया वो गेम शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि हम वॉर नहीं करेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर करेंगे। अब वॉर और प्रॉक्सी वॉर में थोड़ा तो डिफरेंस होता ये है कि जब ये वॉर होता है तो आमने सामने तो आपको लड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर जब भी होता है तो आपको तो पीठ पीछे से तो वॉर करना होता है, आपको धोखा देते हैं, सामने वाले को चीट करते हैं, वो ईमानदारी से कभी नहीं होता, बेईमानी से तो होता। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रॉक्सी वॉर का जब डिसीजन किया तो उस प्रॉक्सी वॉर को करने के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आर्मी तो प्रॉक्सी वॉर नहीं करता कभी भी, आर्मी तो वॉर ही कर सकता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रॉक्सी वॉर करने के लिए और कश्मीर नाम के स्टेट को वापस भारत से लेने के लिए कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो पैदा किया, कुछ भय उत्पादक संघों को पैदा किया, और जो भय उत्पादक संघों को उन्होंने पैदा किया उन्हीं का नाम है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-अंसार, हिज़्बुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे तो 23 ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो 23 ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको तो पाकिस्तान ने कश्मीर में तो लगा दिया, कश्मीर बॉर्डर पर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब होता क्या है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत राष्ट्र का अंग है, वहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कैंप होता और 137 ट्रेनिंग कैंप वहां पर चलते और वहां पर तो थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को ट्रेनिंग होता राउंड द क्लॉक, और वहां से वो ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं और कश्मीर में आकर वो प्रॉक्सी वॉर को करते हैं। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है? रेलवे स्टेशन को अटैक करना, बस स्टैंड को अटैक करना, सिनेमा हॉल को अटैक करना,
किसी स्कूल को अटैक करना, हॉस्पिटल को अटैक करना, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको तो बम गिरा देना, और जो निरपराध नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है ऐसे नागरिकों को गोली से मार देना, इस तरह का तो काम शुरू हुआ है। और ये सारा का सारा काम जब से शुरू हुआ 1980-81 से तो इस तरह से शुरू किया पाकिस्तान में, और अभी 2001 तो हो गया। कितने 20 वर्षों में 1980-81 से 2001 को 20 ईयर्स कंप्लीट हुआ। कितने दिनों में तो भारत राष्ट्र के 55,000 नागरिकों को तो बलिदान होना पड़ा। और मैंने आपसे कहा कि वो कैसे बलिदान होते हैं। कभी पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, किसी रेलवे स्टेशन को अटैक कर देते हैं, कोई बस स्टैंड को अटैक कर देते हैं, सिनेमा हॉल को अटैक कर देते हैं, हॉस्पिटल को अटैक कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस को अटैक कर देते हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर तो ऐसा कर देते हैं। कभी जम्मू कश्मीर असेंबली को अटैक कर देते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि जो मार्केट है, मार्केट में आते हैं और मार्केट में अटैक कर देते हैं। ऐसा तो होगा। और 55,000 जो भारतीय नागरिक अभी तक बलिदान हो चुके हैं, उन भारतीय नागरिकों में 50% आर्मी पर्सनल, बीएसएफ पर्सनल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल, हमारे आर्मी के जो जवान, पुलिस ऑफिसर, लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसे तो लोग उसमें। और जो 50% है बाकी जो बचे हुए वो तो वहां के नागरिक। अब इसमें तो 2 बड़े लॉस हो चुके हैं। 55,000 सोल्जर्स और हमारे सिटीजन, उनका जब भी बलिदान हुआ उसके भी अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये की हमारी नेशनल प्रॉपर्टी लॉस हो गई जम्मू कश्मीर। और ये जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ है उसके तो कारण जम्मू कश्मीर का जो सिविल लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इतना ज्यादा तो वहां पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो पूरे भारत राष्ट्र में जाता हूं, जम्मू कश्मीर भी जाता हूं। जब भी मैं जम्मू कश्मीर में जाता हूं तो वहां मैं देखता हूं कोई भी नागरिक रात में सो नहीं सकता। सभी को भय रहता है कि कहां से तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे और कहां से तो शूट करेंगे। जो बॉर्डर के जो गांव हैं, पाकिस्तान बॉर्डर, जो भारत बॉर्डर जहां पर गांव है, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल के घर के गांव बोलते हैं, पूर्व सेक्टर में, राजौरी में, सांबा सेक्टर में, वहां पर तो कोई भी नागरिक रात को नहीं सोता, कोई भी नहीं सोता। सभी को रात्रि में तो नहीं सोने की आदत हो गई। वो तो रात्रि में बैठ के तो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कभी तो दिन टिकेगा, ऐसी कोई स्थिति। और सबसे सीरियस प्रॉब्लम वहां क्या हो गया है, कश्मीर के जो गांव हैं वहां के तो बच्चे कभी स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको तो हमेशा ये डर होता है कि कभी टेररिस्ट का अटैक हुआ, स्कूल बिल्डिंग अगर टूट गया तो बच्चों का तो बलिदान होगा, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाते। हॉस्पिटल बंद रहते, हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते, डॉक्टर के क्लिनिक भी बंद रहते, क्लिनिक शुरू नहीं। और जो वहां के मार्केट हैं वो तो कभी भी खुलते हैं और कभी भी बंद होता है, ऐसी घटना है। तो नॉर्मल लाइफ तो वहां कुछ नहीं। और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी मन में भय होता है तो उससे तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, और वो है हार्ट अटैक। जितना स्ट्रेस होगा आपके मन में, जितना भय होगा आपके मन में, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर को वेरिएशन में आता है और हार्ट अटैक को होता है। अभी कश्मीर में भारतीय नागरिकों को सबसे ज्यादा तो मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। फिर उसके बाद तो जब भी बम गिरता है, कोई उनके ऊपर शूटिंग होता है, गोली से मारते हैं, कभी उसमें उनकी गलती होती है। ऐसा तो वहां पर हो गया। अभी ये जो इतना सारा प्रॉब्लम हमारे देश में हो गया, इसके बारे में पिछले कई वर्षों से भारतीय सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जिसका नाम है लॉ